तो आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कई बड़े डिसीजन लिए हैं और ऑब्वियसली आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे बड़े ट्रेड में तो वो इन्वॉल्व थे ही, लेकिन उससे पहले अपनी स्क्वाड और अपने सपोर्ट स्टाफ में भी कई बदलाव उन्होंने किए। सबसे पहला डिसीजन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने लिया अपने कोचिंग स्टाफ में बदलाव करने का, जहां पर उन्होंने माइक हैसन और संजय बांगर से अपना पीछा छुड़ाया और उसके बाद एंडी फ्लावर को अपना नया हेड कोच बनाया, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन था। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि एंडी फ्लावर को इस सीजन पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैंस को बिल्कुल भी जज नहीं करना चाहिए, बिकॉज आरसीबी की अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी हो जो 2023 और 22 के आईपीएल के बाद भी मैंने बनाई थी, तो इनकी प्लेइंग 11 का स्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइन हुआ था 2022 के मेगा ऑक्शन के बाद कि ये चाह कर भी उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते थे। हालांकि काफी सारे बदलाव यहां पर आरसीबी के मैनेजमेंट ने इस मिनी ऑक्शन से पहले करने की कोशिश की थी, जहां पर उन्होंने अपने पूरी बॉलिंग अटैक को रिलीज कर दिया था, जिसमें हर्षल पटेल, वनिंदु हसरंगा, जॉश हेजलवुड, वेन परनाल, डेविड विली, बहुत सारे गेंदबाज शामिल थे। और उसके अलावा फिन एलन के रूप में एक बैकअप विकेट कीपिंग ओपनिंग बल्लेबाज जो इनके पास था, उसको भी रिलीज करने का फैसला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कर लिया था। लेकिन उसके बाद एक बहुत ही बड़ा डिसीजन आरसीबी ने लिया। सबको लगा कि अब तो आरसीबी की तगड़ी मौज कटने वाली है मिनी ऑक्शन में, क्योंकि 40 करोड़ रुपए एक समय पर इनका बजट हो गया था। जब रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट आई थी, 40 करोड़ से भी ज्यादा रुपए इनके पास थे और सबको लगा कि ये तो मिनी ऑक्शन में पूरा का पूरा बवाला काट देंगे। लेकिन उसके बाद सभी को चौंकाते हुए कैमरन ग्रीन को इन्होंने मुंबई इंडियंस से अपनी स्क्वाड में ट्रेड करा लिया, 17 करोड़ रुपए उनको दे दिए और जो 40 करोड़ बजट था वो एकदम ही से 23 करोड़ पे आकर के फंस गया। और उसके बाद ये बड़ा चैलेंज आरसीबी के सामने था, क्योंकि अब बॉलिंग अटैक तो इनके पास बची थी नहीं, तो अब करें तो करें क्या। तो दे ट्राइड टू डू देयर बेस्ट और उसी के बारे में हम पूरी चर्चा यहां पर करेंगे कि क्यों आरसीबी की प्लेइंग 11 से बहुत ज्यादा उम्मीदें हमें नहीं लगानी चाहिए। कम से कम इस सीजन आरसीबी अपने फ्यूचर प्लानिंग की तरफ देख रही है। कौन से वो चैलेंजेस हैं जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने यहां पर खड़े हुए हैं बिफोर द आईपीएल 2024, और इस तरीके की वीडियो सभी टीमों के लिए आने वाली हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, बिकॉज आई अश्योर यू इस तरीके का एनालिसिस आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो 23 करोड़ के बजट के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर मिनी ऑक्शन में जाते हैं और सबसे पहले वो टारगेट करते हैं पैट कमिंस को। अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास मोहम्मद सिराज ऑलरेडी वहां पर थे, उसके बाद इनके पास एक अच्छा विदेशी गेंदबाज जरूर था अगर आप रीस टूपली को उसमें जोड़ लो, लेकिन उसके अलावा फास्ट बॉलिंग यूनिट में बहुत ज्यादा ऑप्शंस इनके पास थे नहीं। तो इन्होंने फास्ट बॉलर को जमकर टारगेट किया और पैट कमिंस पर तो ये 20 करोड़ तक गए थे, लेकिन ऑब्वियसली उनको ये नहीं खरीद पाए। उसके बाद अल्जारी जोसेफ को इन्होंने खरीदा 11 करोड़ 50 लाख में। यश दयाल पर इन्होंने 5 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए, एक लेफ्ट आर्म सीमर अपनी प्लेइंग 11 में कराया। उसके बाद टॉम करन को इन्होंने 1.5 करोड़ के प्राइस में अंदर कर लिया, जो कि मोस्ट लाइकली कैमरन ग्रीन का बैकअप होंगे और एक अच्छी बाय है ये। उसके बाद लोकी फर्गसन इनको बेस प्राइस पे मिल गए 2 करोड़ में। उसके बाद स्वप्निल सिंह के रूप में 20 लाख में एक इनको स्पिनर भी मिल गया और सौरभ चौहान को भी इन्होंने अपनी टीम में शामिल कर लिया। तो 23 करोड़ का बजट था। बहुत सारे खिलाड़ियों के पीछे ये जा नहीं सकते थे क्योंकि इनके पास बजट ऑब्वियसली ज्यादा नहीं था। और अल्जारी जोसेफ को लेकर के बहुत सारे आरसीबी के फैंस ऐसे हैं जो कि परेशान हैं कि अल्जारी जोसेफ कैसा करेंगे, चिन्नास्वामी की विकेट होगी। उसके बाद लोकी फर्गसन का हाल तो हम सबने देखा है, वो तो किसी दिन आएंगे आपको 2-3 विकेट एक ही ओवर में झटक करके दे देंगे, मैच पूरा का पूरा वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा और ज्यादातर अब ऐसा क्या होता है कि वो आते हैं और यार बहुत ही ज्यादा पिटते हैं। पिछले साल केकेआर उनको गुजरात टाइटन से ट्रेड करा करके लाई थी और 2-3 मैच ही उनको खिलाए थे एंड ही वाज लुकिंग रियली आउट ऑफ सॉर्ट्स। अब थोड़ा सा ज्यादा जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही है, थोड़ा वो इंजरी प्रोन भी होते चले जा रहे हैं। तो मिचेल स्टार्क हो गए या और बाकी गेंदबाज हो गए, उनको यहां पर बजट के कंस्ट्रेंट की वजह से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अपनी टीम में शामिल नहीं कर सकती थी। तो अल्जारी जोसेफ उनके लिए एक बहुत ही सटीक बाय थे। थोड़ा बहुत वो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अच्छी बैक ऑफ लेंथ पेस से गेंदबाजी करते हैं और समझ लो कि जैसे कागिसो रबाडा है, ही इज समवॉट ऑफ अ सिमिलर काइंड ऑफ अ बॉलर। तो आपको उनसे एक्सपेक्टेशंस यहां पर लगानी पड़ेंगी क्योंकि मेरा भाई आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा थे नहीं मिनी ऑक्शन में। एक बार आपने कैमरन ग्रीन को वहां पर ट्रेड कर लिया था। अब यश दयाल से पहले आपके पास चेतन साकरिया का एक ऑप्शन आता, कार्तिक त्यागी का एक ऑप्शन आता। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये कार्तिक त्यागी जैसे गेंदबाज के लिए रुक सकते थे और अगर चेतन साकरिया के लिए ये रुकते तो वो भी उनको सस्ते में मिल जाते, फिर ये एक आध खिलाड़ी को और खरीद सकते थे क्योंकि कार्तिक त्यागी देखो 60 लाख में चले गए गुजरात टाइटंस में
और चेतन साकरिया जो है 50 लाख में चले गए कोलकाता नाइट राइडर्स में। और यश दयाल का प्रदर्शन भी कोई ऐसा बहुत कमाल का नहीं रहा है कि आपने 5 करोड़ रुपए उनके ऊपर खर्च कर दिए। मोहम्मद सिराज आपके पास नए बॉल से विकेटें लेने के लिए ऑलरेडी मौजूद थे, उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी पावर प्ले में पिछले साल की भी थी, आगे जाते हुए उसकी भी बात करेंगे। बट आरसीबी की फुल स्क्वाड को अगर आप देखो इस पूरे ऑक्शन के बाद, तो इनके पास फाफ डू प्लेसी हो गए, विराट कोहली हो गए, ऐसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं, पाटीदार, डीके और फिर अनुज रावत, महिपाल लोमरोड जैसे युवा खिलाड़ी भी हैं। ऑलराउंडर्स में इनके पास ग्लेन मैक्सवेल हैं जो कि इस टीम का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है मेरे हिसाब से। उसके बाद कैमरन ग्रीन, विल जैक्स के रूप में एक बहुत ही कमाल का यंगस्टर भी इनके पास है। उसके बाद मनोज भंडागे, मयंक डागर और बॉलिंग में यहां पर इंडियन ऑप्शंस कोई बहुत अच्छे नहीं है। विजय कुमार मैशक, आकाशदीप जैसे गेंदबाज इनके पास हैं। तो सिराज और यश दयाल के ऊपर टीम बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। उसके बाद रीस टोपली इनके पास हैं, लोकी फर्गसन इनके पास हैं, अल्जारी जोसेफ इनके पास है। तो समवॉट अच्छा एक आपका पेस बॉलिंग यूनिट है, एक अच्छे पेस बॉलिंग अटैक के साथ आप जा रहे हो जहां तक विदेशी गेंदबाजों की बात है, बिकॉज दिस इज द बेस्ट दैट दे कुड डू इन द ऑक्शन, स्पेशली इन द डिपार्टमेंट ऑफ फास्ट बॉलर्स, इन द ओवरसीज डिपार्टमेंट ऑफ फास्ट बॉलर्स। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने उस बजट के साथ थोड़ी बहुत अपनी कमियां पूरी करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे कि मैं ऑलरेडी पिछली आरसीबी की वीडियोस में बात कर चुका हूं और उसी पर इसमें डीप डाइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जो टीम है इनके पास बहुत ही बड़े-बड़े ऐसे गैप्स हैं जो कि सामने वाली टीम स्पेशली इन द कंडीशंस लाइक चिन्नास्वामी बहुत ही तगड़े से एक्सप्लॉइट करने वाली है। और अगर आरसीबी की 2024 के आईपीएल के लिए फुल फ्लेश सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बनानी हो तो विराट कोहली और फाफ डू प्लेसी ऑब्वियसली यहां पर ओपन करेंगे। उसके बाद नंबर 3 पर रजत पाटीदार होंगे जो लास्ट ईयर नहीं थे। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, महिपाल लोमरोड, दिनेश कार्तिक, मयंक डागर, अल्जारी जोसेफ, यश दयाल और मोहम्मद सिराज इस टीम की प्लेइंग 11 को पूरा करेंगे। अब अगर इंपैक्ट प्लेयर का रूल ना हो तो आप इसी प्लेइंग 11 को उतार दो। यहां पर आपको 4 आपको फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस मिलते हैं, कैमरन ग्रीन, यश दयाल, सिराज और अल्जारी जोसेफ। उसके बाद मयंक डागर और ग्लेन मैक्सवेल के रूप में आपको 2 स्पिन गेंदबाजी के विकल्प भी मिलते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अगर आपको जरूरत पड़े तो आप एक्स्ट्रा बल्लेबाज को डाल सकते हो, और अगर इस प्लेइंग 11 के साथ आप उतरते हो तो मोस्ट लाइकली एक एक्स्ट्रा गेंदबाज के साथ ही आप जाओगे। अगर आपको स्पिनर चाहिए तो कर्ण शर्मा, स्वप्निल सिंह को आप डाल सकते हो, और अगर आपको फास्ट बॉलर चाहिए तो चाहे आकाशदीप को डालो, विजय कुमार वैश्य को डालो, सब यहां पर आरसीबी की मर्जी है। लेकिन महिपाल लोमरोड को मैंने यहां पर इसलिए डाला है, उनकी जगह आप अनुज रावत का विकल्प भी डाल सकते हो, बिकॉज यार बहुत ही वन डायमेंशनल बैटिंग लाइनअप है ये। इनके पास प्लेइंग 11 में कोई भी लेफ्ट हैंडर नहीं है, और इसीलिए मुझे लगता है कि आरसीबी की यही बेस्ट पॉसिबल 11 है जो कि हर कंडीशन में जाकर के खेल सकती है। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की वो 3 वीकनेस जो कि इनको पहली बार आईपीएल का चैंपियन बनने से इस साल रोक सकती हैं, उसमें से सबसे पहली वीकनेस इनकी है वीक बॉलिंग अटैक, स्पेशली द स्पिनर्स डिपार्टमेंट। अब स्पिनर्स तो इस टीम के पास यार बिल्कुल भी नहीं है, और ये बहुत ज्यादा ईगर भी नहीं रहे स्पिनर्स को लेने के लिए। देखो इन्होंने मयंक डागर को ट्रेड करा लिया था अपने सनराइजर्स हैदराबाद से आईपीएल के ऑक्शन से पहले। उसके बाद कर्ण शर्मा को इन्होंने अपने पास रखा हुआ था और स्वप्निल सिंह को इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है। तो कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल स्पिनर इस टीम के पास नहीं है, और जो सबसे अच्छा रिस्ट स्पिनर इनके पास है वो है कर्ण शर्मा, और कर्ण शर्मा को पिछले साल इन्होंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया था। उसके बाद आदिल राशिद जैसे गेंदबाज अनसोल्ड चले गए, फेबियन एलन वहां पे थे, इवन तबरेज शम्सी को आप वहां पर रख करके देख सकते हो, बट ये ईगर थे ही नहीं, वरना ये थोड़ा पैसा बचा करके एक ओवरसीज स्लॉट बचा करके मे बी फास्ट बॉलर्स में से, क्योंकि इनके पास 3 ओवरसीज फास्ट बॉलर हैं और उसमें से ये एक ही को खिला सकते हैं। रीस टोपली, लोकी फर्गसन और अल्जारी जोसेफ में से एक ही खेल सकता है, क्योंकि प्लेइंग 11 का सेटअप ही कुछ इस तरीके का है। बट ये बहुत ज्यादा ईगर थे नहीं स्पिनर्स को लेने के लिए, और इनके जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है, कर्ण शर्मा तो 2017-18 के बाद मुझे लगता ही नहीं कि बहुत ज्यादा आईपीएल वो खेले हुए हैं, तो उनको ये कितना इस्तेमाल करेंगे। मयंक डागर के पास भी आईपीएल का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम बेंच पर ही बैठे रहते हैं, तो वो मोस्ट लाइकली इनके फर्स्ट चॉइस स्पिनर बन सकते हैं, क्योंकि इनको अपनी बैटिंग डिपार्टमेंट को लंबा करने की भी जरूरत है। थोड़ा बहुत वो बल्लेबाजी से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर आप ट्रेड करा करके लाए हो एक बहुत ही फिट खिलाड़ी है, फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो मेरे ख्याल से मयंक डागर के साथ ही ये शुरू करने वाले हैं। और वहीं इनकी फास्ट बॉलिंग की बात करें तो चिन्नास्वामी में पावर प्ले और डेथ ओवर्स कभी भी करना आसान नहीं होता है, और उसके बाद आप वानखेड़े में भी खेलोगे, अहमदाबाद में भी खेलोगे, आप पंजाब भी जाओगे तो वहां पर भी
काफी ज्यादा रन बनने की संभावना रहती है। इवन ईडन गार्डन्स की विकेट भी शुरुआत में पिछले साल काफी ज्यादा फ्लैट थी। तो पावर प्ले में तो पिछले साल मोहम्मद सिराज ने कमाल की गेंदबाजी की थी और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का जो इकोनॉमी रेट था वो भी बहुत अच्छा था और काफी सारे विकेट भी आरसीबी ने पावर प्ले में झटके थे और सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे मोहम्मद सिराज इन द पावर प्ले। पिछले साल पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद शामी ने लिए थे, उन्होंने 15 विकेट झटके थे और 10 विकेट पावर प्ले में आईपीएल 2023 में मोहम्मद सिराज ने अपने नाम किए थे। तो पावर प्ले तो इनका ठीक ठाक वहां पर गया था। फिर बाद में इनके पास हेजलवुड का ऑप्शन भी आ गया था, डेविड विली भी शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। इस साल आई हैव ह्यूज होप्स फ्रॉम अंजारी जोसेफ कि वो एक टप्पा पकड़ करके गेंदबाजी कर सकते हैं और यश दयाल के रूप में एक लेफ्ट आर्म सीमर भी आपके पास है। तो वहां पर आरसीबी का काम इस बार भी चल सकता है अगर सिराज अच्छी फॉर्म के साथ आए। लेकिन डेथ बॉलिंग इस टीम की बहुत बड़ी समस्या थी पिछले साल और इस साल भी बहुत ज्यादा सॉल्व होती हुई मुझे वो दिखाई नहीं दे रही है। अनफॉर्चुनेटली 11 से ऊपर का डेथ ओवर का इनका इकोनॉमी था पिछले साल और इकोनॉमी रेट अगर आपका अच्छा हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने विकेट चटका रहे हो डेथ ओवर में। हाँ, पावर प्ले में आप कितने विकेट चटका रहे हो उससे जरूर फर्क पड़ता है, बट अगर आप लास्ट के 4 ओवर में एक भी विकेट नहीं ले रहे, 45 रन दे रहे हो, आई एम हैप्पी विद दैट। लेकिन अगर आप वहां पर 55-60 रन दे रहे हो, 11 के इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहे हो, फिर आप 5 विकेट भी चटका लो, इट रियली डज नॉट मैटर। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का इकोनॉमी सेकंड वर्स्ट था पिछले साल आईपीएल 2023 में और इसी पर उनको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत थी। बट अलजारी जोसेफ क्या चिन्ना स्वामी में वो डेथ बॉलर हैं जिसकी आप कामना करते हो, जो आप एक्सपेक्टेशंस लगाते हो, वो तो उनको देखने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, ये जरूर है कि मिनी ऑक्शन में ही वॉज देयर बेस्ट बैट। मोहम्मद सिराज के डेथ ओवर गेंदबाजी पे हमेशा से बहुत ज्यादा सवाल रहे हैं, इसीलिए पिछले कुछ सालों में वो भारत की टी20 स्क्वाड में भी परमानेंट जगह नहीं बना पाए हैं। तो मोहम्मद सिराज के डेथ बॉलिंग करेंगे। यश दयाल पिछले साल 5 छक्के उनके कौन भूल सकता है, ही वाज कंप्लीटली शैटर्ड आफ्टर दैट नॉक बाय रिंकू सिंह, तो वो कितने डेथ में गेंदबाजी करेंगे। कैमरन ग्रीन ने पिछले साल एमआई के लिए डेथ बॉलिंग की थी और एमआई का ही वर्स्ट बॉलिंग अटैक था, डेथ ओवर का इकोनॉमी था पिछले साल। तो वो तो इंजरी की वजह से बहुत ज्यादा जूझ रहे थे, ना आर्चर फिट थे, ना बुमराह फिट थे, मेरेडेथ, ग्रीन, बेहरेंडॉर्फ, ये उनकी डेथ बॉलिंग थी। सो एमआई से तो कंपैरिजन आप नहीं कर सकते और आपके पास हर्षल पटेल थे जो कि एक ऑल एंड आउट डेथ बॉलर माने जाते हैं। तो आपका इकोनॉमी मेरे हिसाब से सबसे खराब था डेथ ओवर्स में और इस बार भी आप उसी परेशानी में जूझ जाओगे जिसमें मुंबई इंडियंस पिछले साल फंसी हुई थी और आपको भी हो सकता है किसी किसी मैच में कैमरन ग्रीन जैसे गेंदबाजों से डेथ में गेंदबाजी करवानी पड़े। तो बॉलिंग अटैक खास करके होम कंडीशंस को देखते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की सबसे बड़ी समस्या बन सकती है। वहीं सेकंड प्रॉब्लम मुझे आरसीबी की दिखाई दे रही है, द फॉर्म ऑफ देयर सीनियर प्लेयर्स एंड देयर बैटर्स बैटिंग आउट ऑफ पोजीशन। ये बैटिंग की जो समस्या आरसीबी की है ये बहुत ही ज्यादा परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि देखो विराट को आप ओपन कराना ही कराना चाहोगे, उसके बाद पाटीदार को आप नंबर 3 से नीचे कहां ही ढकेलोगे, वो भी आपके लिए ओपनर या फिर नंबर 3 पर ही बेस्ट सोल्यूशन है। नंबर 4 पर एज ए स्पिन हिटर आपको ग्लेन मैक्सवेल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्पिन हिटर्स गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड राइट नाउ। हेनरिक क्लासन और ग्लेन मैक्सवेल को एक ही कैटेगरी में हम रखते हैं वहां पर, तो फिर वो नंबर 4 पर खेलेंगे। उसके बाद अगर आप एक लेफ्टी डालना चाहते हो मिडिल ऑर्डर में तो महिपाल लोमरोर या अनुज रावत को आपने खिलाना पड़ेगा। फिर नंबर 6 पर आप कैमरन ग्रीन को खिलाओगे और पिछले साल पावर प्ले में बल्लेबाजी करते हुए कैमरन ग्रीन का स्ट्राइक रेट बहुत ही ज्यादा था, 177 के आसपास मुझे याद पड़ता है कि उनका स्ट्राइक रेट था अभी पावर प्ले में पिछले साल 2023 में, और वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते थे मोस्टली। तो रन्स तो बहुत ज्यादा बनाने का मौका उनको इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि 2-3 ओवर निकल जाते थे जब वो बैटिंग करने आते थे, बट ही ओन्ड द पावर प्ले लास्ट सीजन। और अब आप उनको नंबर 3 से उठा करके या ओपनिंग स्लॉट से उठा करके सीधा नंबर 6 पर कर दोगे, तो उनके लिए भी ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला है। बट यू कैन नेवर नो, वो हो सकता है ही कम्स गुड। बट जो दूसरी समस्या मुझे यहां दिखाई दे रही है आरसीबी की, उनके 2 सीनियर प्लेयर, एक तो दिनेश कार्तिक और दूसरे फाफ डू प्लेसी, दोनों के बारे में बात कर चुका हूं। फाफ डू प्लेसी का पिछला सीजन बहुत ही कमाल कर रहा था, बट यार जब आप 40 का अप्रोच कर रहे होते हो, एक सीजन आपका लगता है, एक खराब फॉर्म आती है, फिर वो खराब फॉर्म आपकी जाती ही नहीं है और फिर वही आपके करियर का अंत आपको दिखने लगता है। और यही दिक्कत पिछले साल दिनेश कार्तिक के साथ हुई थी। 2022 का माल कर रहा था उनका, वो आए छाए, वर्ल्ड कप तक खेल गए टीम इंडिया के लिए, लेकिन उसके बाद 2023 जो है अच्छा गया नहीं। और ये जो उम्र दराज खिलाड़ी होते हैं इनके साथ ये समस्या आती ही आती है, और ऐसी ही कुछ समस्या अब फाफ डू प्लेसी के साथ दिखाई दे रही है। बिकॉज अगर आप फाफ डू प्लेसी के पिछले कुछ T20 की पारियां देखो,
अभी जो SA20 चल रहा है वहां पर भी 2-3 मैच जो वो खेले हैं उसमें बिल्कुल भी टच में नहीं दिखाई दे रहे हैं। और पिछली पारियां उनकी आप देखो तो 0, 14, 8, 13, लास्ट की 2 पारियों में तो डबल डिजिट्स में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये एक समस्या जरूर आने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए। अब अगर फफ डू प्लेसी नहीं चलते हैं, विराट कोहली को आपने कप्तान बनाना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि विल जैक्स के रूप में एक बहुत ही कमाल का खिलाड़ी आपके पास बैठा हुआ है, हु हैज इमेंस पोटेंशियल। लेकिन अगर डीके रन नहीं बनाते हैं तो अनुज रावत जो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, क्या वो नीचे खेलेंगे? फिर दिनेश कार्तिक को क्या आप बाहर करोगे, या फिर विराट और अनुज रावत को आप बाहर करोगे? विल जैक्स को मिडिल ऑर्डर में खिलाओगे या टॉम करन को खिलाओगे? एक एक्स्ट्रा बॉलिंग अटैक बढ़ाओगे? आपको काफी ज्यादा चेंजेस आरसीबी की प्लेइंग 11 में थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखने को मिल सकते हैं अगर फफ डू प्लेसी और दिनेश कार्तिक की फॉर्म इसी तरीके से खराब रही। और मेरा प्रेडिक्शन यहां पर यही है कि यार ये जो फॉर्म है ये वापस आए, मुझे तो बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। ऐसे में मेरे प्रेडिक्शन यहां पर यही है कि आरसीबी की प्लेइंग 11 में इस साल आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड यू नेवर नो, विराट कोहली कुड रिटर्न एज द कैप्टन ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। और तीसरी बड़ी समस्या जिसके बारे में है, हम इनकी स्क्वाड एनालिसिस जो हमने इनकी वीडियो की थी उसमें भी बात कर चुके हैं कि यार बैकअप्स और बड़े प्लेयर पे डिपेंडेंसी वो बहुत ज्यादा इनका फैक्टर यहां पर होने वाला है। अब इनके ऊपर फफ डू प्लेसी के ऊपर ये टीम बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। फफ विराट, फफ विराट, फफ विराट, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में मैक्सवेल, लोअर ऑर्डर में डीके, और उनका बहुत ही हाई क्वालिटी बैकअप इनके पास नहीं है। और फास्ट बॉलिंग में भी यही सिनारियो है। मतलब आपके पास आकाशदीप हैं, विजय कुमार वैशक हैं, लोकी फर्गसन हैं, टॉम करन है, बट वो उस क्वालिटी के बैकअप है नहीं। मान लो अगर फफ डू प्लेसी को कुछ होता है तो वो तो एक अच्छा बैकअप आपके पास है, विल जैक्स वहां पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी बैकअप दिखाई नहीं दे रहे हैं। आई मीन सुयश प्रभु देसाई वहां पर है, अनुज रावत वहां पर है, स्वप्निल वहां पर है एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर, बट टीम में ऑलरेडी प्लेइंग 11 में गैप्स तो हैं ही, और उसके बाद बैकअप्स में भी थोड़ी सी समस्या यहां पर आरसीबी की दिखाई दे रही है। आई मीन विजय कुमार वैशक, आकाशदीप, हो सकता है ये अच्छा करे। देखो ये तो महज हम पिछले साल के डेटा के ऊपर बात कर रहे हैं, पिछले साल के एनालिसिस को अपना बेस बना करके बात कर रहे हैं, और प्लेयर्स हर साल इंप्रूव करते रहते हैं। जैसे पिछले साल हमने देखा कि नीतीश राणा और तिलक वर्मा जो कि प्रिडोमिनेटली एक स्पिन हिटर्स थे, उन्होंने अपने पेस का गेम इंप्रूव किया। 2022 विराट कोहली का कितना खराब था, लेकिन 2023 में ही केम बैक लाइक अ T20 मॉन्स्टर, और अभी जो उन्होंने वापसी की है, ही इज लुकिंग सॉलिड T20 प्लेयर राइट नाउ। सो हो सकता है कि विजय हो गए, आकाश हो गए, इवन यश दयाल हो गए, लोकी फर्गसन हो गए, ये आपको इंप्रूव करते हुए दिखाई दे। दो चीजें मुझे अच्छी जो जरूर लगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, टॉम करन इनकी एक अच्छी बात है, अल्जारी जोसेफ इनकी सबसे बेस्ट बैट थे, उससे बेहतर आपको गेंदबाज मिल नहीं सकता था, क्योंकि स्टार्क और कमिंस तो बहुत ज्यादा महंगे चले गए थे। और जेराल्ड कोत्जिया जो कि बहुत ज्यादा आईपीएल खेले नहीं है, पहली बार आ रहे हैं, उनसे बेटर, क्योंकि आपको लीड बॉलर चाहिए था, एमआई को लीड बॉलर नहीं चाहिए था, उनके पास बुमराह ऑलरेडी है, आपको एक लीड बॉलर चाहिए था। तो अल्जारी जोसेफ आपके लिए बेस्ट बैट थे मेरे हिसाब से इन द मिनी ऑक्शन। बट यश दयाल पर 5 करोड़ खर्च करना मैं थोड़ा सा यहां पर समझ नहीं पा रहा हूं, और स्पिन अटैक थोड़ा सा वीक जरूर है, विकेट कीपिंग में भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस इस टीम के पास है नहीं। सो वो मेरा एक कंसर्न जरूर था, बट अदर देन दैट जो ये बॉलिंग अटैक इन्होंने बनाया है उसमें ऑब्वियस गैप्स तो यहां पर देखो हैं, जरूर है। लेकिन मैंने जैसे वीडियो की शुरुआत में कहा था, आई विल रिपीट माई सेल्फ की कैमरन ग्रीन को इन्होंने लिया है बिकॉज अगले साल अगर मेगा ऑक्शन होता है तो आप ग्रीन जैसे प्लेयर को रिटेन कर सकते हो। आप विराट को रिटेन कर लो, ग्रीन को रिटेन कर लो, सिराज को रिटेन कर लो, तो वो आपके लिए एक अच्छा बेस बन सकता है। या फिर उसमें आप मैक्सवेल को भी रिटेन कर लो, क्योंकि 2022 में जो नियम था 2 ओवरसीज 2 इंडियन आप रिटेन कर सकते थे, या फिर 3 इंडियन 1 ओवरसीज रिटेन कर सकते थे। तो जिसको भी आपको रिटेन करना होगा, ऑप्शंस आपके पास मौजूद रहेंगे। और आप कैमरन ग्रीन जैसे बल्लेबाज को, कैमरन ग्रीन जैसे बेहतरीन ऑलराउंडर को क्यों छोड़ना चाहोगे? तो इस साल अगर मैं आरसीबी का फैन हूं, आई विल होप फॉर द बेस्ट, बट मैं बहुत ज्यादा उम्मीदें अपनी टीम से नहीं लगाना चाहूंगा, क्योंकि ये एक थोड़ी सी एजेड टीम हो रही है, थोड़ा सा ट्रांजिशन की तरफ जा रही है। अच्छा कोच आपके पास है, अच्छा मैनेजमेंट आपके पास है, तो उसको पकड़ करके रखो, और फिर देखते हैं आईपीएल 2024 में क्या पता विराट, सिराज ये सब अकेले ही आपको चैंपियन बना दे। बट आरसीबी इज लुकिंग अ लिटिल बिट ब्रिटल ऑन द पेपर, बट ओनली टाइम विल टेल कि वो किस तरीके से जाते हैं। अब आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, बिकॉज द एसएमएस शो का ये पहला वीडियो आपके सामने आ गया है, और इसी तरीके की इन डेप्थ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपको इसी चैनल पर बारंबार देखने को मिलती रहेगी। सो स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।